रात के 8 बज रहे थे। रत्नपुर गांव के सुनसान रास्ते पर अपनी गाड़ी में बैठे दो भाई बहन रत्नपुर गांव की तरफ बढ़ रहे थे। गाड़ी में दो लोग थे, एक चांद और उसकी बहन गुड़िया। वो दोनों शहर से अपने गांव में घूमने के लिए आ रहे थे। कुछ देर बाद वो दोनों रत्नपुर गांव में पहुंचते हैं, लेकिन अचानक उनकी गाड़ी एक सुनसान रास्ते पर खराब हो जाती है। वहां पर बहुत सन्नाटा छाया हुआ था। चांद की बहन गुड़िया कहती है, क्या हुआ भैया, गाड़ी अचानक से रुक क्यों गई? चांद ने बोला, लगता है गाड़ी खराब हो गई है, रुक देखता हूँ। चांद गाड़ी को ध्यान से देखने लगा कि आखिर क्या दिक्कत है। अचानक चांद को एक जोर की चीख सुनाई देती है। चांद हैरान हो गया और इधर उधर देखने लगा। तभी चांद को दिखता है कि उसकी बहन वहां है ही नहीं। वो बहुत परेशान हो जाता है और जोर जोर से अपनी बहन का नाम पुकारने लगता है, गुड़िया कहाँ है तू, कहाँ चली गई? लेकिन गुड़िया कहीं नजर नहीं आती। चांद वहीं पर फूट फूट कर रोने लगता है। अचानक चांद की नजर उस सुनसान रास्ते के बाजू वाले खेत में गई। उस खेत में एक लड़की सोई हुई थी। चांद ये सब देखकर बहुत डर गया। अरे बाप रे, इतनी रात को इस सुनसान खेत में कौन लड़की सोई हुई है? वो धीरे धीरे उस लड़की के पास जाता है, लेकिन अचानक उसने जो देखा उसकी रूह कांप गई। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि गुड़िया ही थी, जो अब मर चुकी थी। चांद जोरों से रोने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कुछ देर पहले तक ठीक गुड़िया की अचानक से मौत कैसे हो सकती है। तभी वहां जोरों से किसी के हंसने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था कि वहां किसी की आत्मा का साया है। चांद समझदारी दिखाते हुए तुरंत अपनी गाड़ी की ओर भागा और अपनी गाड़ी स्टार्ट करने लगा, लेकिन इस बार गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो गई। चांद 80 की रफ्तार से रत्नपुर गांव के अंदर भाग गया। कुछ देर बाद चांद अपने घर पहुंचा। वो अपने घर में बिल्कुल अकेला था, क्योंकि उसके माँ बाप दोनों शहर में रहते थे। बस चांद और उसकी बहन गुड़िया ही गांव आए थे। लेकिन बदकिस्मती से अब चांद की बहन इस दुनिया में नहीं रही। चांद को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बहन मर गई है। उसके दिमाग में बार बार वही डरावना दृश्य आ रहा था, जब उसकी बहन मरी हुई खेत में पड़ी थी और चारों तरफ डरावनी हंसी सुनाई दे रही थी। उसने सोचा, मैं अपनी बहन की मौत का बदला लेकर ही रहूंगा, लेकिन मैं बदला लूंगा कैसे? ऐसा लगता है कि ये काम किसी आत्मा का है, क्योंकि उस सुनसान रास्ते पर कोई भी नहीं था। फिर भी मेरी बहन कैसे मरी? शायद मुझे किसी पहुंचे हुए बाबा के पास जाना चाहिए, वही कुछ बता पाएंगे। देखते ही देखते सुबह हो गई। चांद रत्नपुर गांव में वहां के लोगों से मिलने गया, क्योंकि वो बहुत सालों बाद गांव आया था। लेकिन उसने देखा कि सारे गांव वाले अब मतलबी हो चुके हैं। कोई किसी से बात नहीं करता और लोग अब ज्यादा बाहर भी नहीं निकलते हैं, मानो कि सभी गांव वालों पर किसी खौफनाक चीज का खौफ बैठा हुआ हो। चांद एक बूढ़े अंकल के पास जाता है। चाचा, आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। वो बूढ़ा आदमी धीमी आवाज में बोलता है, हाँ पूछो, क्या पूछना है? चाचा, कल रात मैं और मेरी बहन इसी गांव में आ रहे थे, लेकिन जब हम लोग पास वाले सुनसान रास्ते से गुजर रहे थे, तभी अचानक हमारी ठीक ठाक गाड़ी खराब हो गई और फिर मेरी बहन वहां से गायब हो गई। लेकिन जब मैंने उस सुनसान सड़क के बाजू वाले खेत में देखा तो वहां मेरी बहन की लाश पड़ी हुई थी। इतना सुनते ही वो बूढ़ा इंसान डर के मारे थरथराने लगा। निकल जाओ इस गांव से, अभी के अभी इस गांव से निकल जाओ, वरना तुम भी मारे जाओगे। तुम्हारे साथ साथ सारे गांव वाले मारे जाएंगे। निकल जाओ यहाँ से। बूढ़े चाचा की ये बातें सुनकर चांद बहुत घबरा गया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलता, वो बूढ़ा इंसान वहां से दुम दबाकर भाग गया। चांद को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस गांव में हो क्या रहा है। उसने ये तय किया कि अब वो रत्नपुर के सबसे मशहूर बाबा चोखा बाबा से मिलकर रहेगा। वो तुरंत अपनी गाड़ी में बैठकर चोखा बाबा के आश्रम जाने लगा। चोखा बाबा कोई साधारण से बाबा नहीं थे। वो 80 सालों तक तपस्या करके इतने बड़े बाबा बने थे। कुछ देर में चांद चोखा बाबा के आश्रम पहुंचा और बाबा को प्रणाम करते हुए बोला, बाबा जी, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है कि आप 80 सालों तक तपस्या करके इतने बड़े बाबा बने हो और आपके पास बहुत सारी अद्भुत शक्तियां हैं। इसलिए मैं आपके पास आया हूं, क्योंकि मुझे आपकी बहुत जरूरत है। चोखा बाबा ने गहरी सांस ली और बोला, तुम्हें अपनी समस्या बताने की कोई जरूरत नहीं है बच्चे, क्योंकि जब तुम यहाँ आ रहे थे तभी मैं समझ गया था कि तुम यहाँ क्यों आ रहे हो। तुम्हें अपनी बहन की मौत का राज जानना है और उस सुनसान रास्ते के बाजू वाले खेत का रहस्य जानना है। तो ध्यान से सुनो, क्योंकि ये कहानी बहुत ही दर्दनाक है। ये बात है आज से 25 साल पुरानी। रत्नपुर गांव में उस समय सभी लोग खेती करते थे। गांव का हर एक आदमी किसान था, लेकिन सभी किसानों की एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, नील सिंह चड्ढा।
नील सिंह चड्ढा रत्नपुर गांव का सबसे बड़े जमींदार था, जो कि जमींदार के साथ साथ बहुत बड़े गुंडा भी था। नील सिंह का काम था सारे गांव वालों को डरा धमका के रखना और सभी गरीब मजदूर किसानों की जमीन हड़पना। वो रोज किसी न किसी किसान के पास जाकर उसे बंदूक दिखाता था और कहता, चल चल निकल यहाँ से और चुपचाप इस खेत के सारे कागजात मेरे हवाले कर दे और ये खेत मेरे नाम पर लिख दे, वरना मेरे हाथों में बंदूक देख रहा है ना, अगर ये जमीन मुझे नहीं दी तो इस बंदूक की सारी गोलियां तेरे गोटे में भर दूंगा, समझा क्या? ज्यादातर गरीब किसान डर के मारे नील सिंह चड्ढा को अपनी जमीन दे देते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके अंदर कीड़ा होता था। वो नील सिंह चड्ढा को अपनी जमीन देने से साफ मना कर देते थे, लेकिन उसका अंजाम बहुत बुरा होता था। या तो नील सिंह वैसे आदमी को वहीं पर खत्म कर देता या कुछ ही दिनों में उस किसान को रहस्यमयी तरीकों से मरवा देता था। सारा रत्नपुर गांव नील सिंह चड्ढा से बेहद परेशान था। हालांकि कई बार लोगों ने नील सिंह चड्ढा के खिलाफ धरना करके उसका विरोध भी किया था, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता था। नील सिंह चड्ढा के आदमी उन लोगों पर गोली चलवा देते थे। पूरा रत्नपुर गांव नील सिंह चड्ढा के काबू में जा रहा था। रत्नपुर गांव में ही एक जगदीश नाम का किसान रहता था, जो गांव के सबसे किनारे वाले सुनसान सड़क के बाजू में खेती करता था। उसका खेत सबसे सुनसान जगह पर स्थित था। जगदीश का खेत था तो बहुत छोटा, लेकिन उस खेत में बहुत अच्छी फसल उगती थी, जिससे जगदीश की अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। लेकिन एक दिन की बात है, नील सिंह चड्ढा पूरे गांव के किसानों का जायजा लेने गया ताकि किसी अच्छे खेत पर कब्जा कर सके। तभी उसकी नजर जगदीश के खेत पर पड़ी। नील सिंह चड्ढा अपनी गाड़ी से उतरकर उस खेत में गया और खेत की मिट्टी को जैसे ही छूकर देखा, नील सिंह चड्ढा हैरान हो गया। अरे बाप रे, ये खेत तो बहुत ही उपजाऊ है, इस खेत में तो बहुत अच्छी खासी फसल उगेगी, इस पर कब्जा करना होगा। नील सिंह चड्ढा ये सब सोच ही रहा था कि अचानक वहां पर जगदीश आ गया और चिल्लाते हुए बोला, चोर चोर, मेरे खेत में क्या कर रहा है? सभी को बुलाकर टांगे तोड़वाऊं तुम्हारी। नील सिंह चड्ढा ये सब सुनकर आग बबूला हो गया। अबे दो कौड़ी के किसान, तू मुझे चोर बोलेगा? मेरे हाथ में बंदूक देख रहा है ना, इस बंदूक की सारी गोलियां तेरे पिछवाड़े में भर दूंगा। जगदीश ने बोला, अबे ओए, किसी और को जाकर डराना, ये मेरा खेत है और तेरी जुर्रत कैसे हुई मेरे खेत में पाँव रखने की? नील सिंह चड्ढा ने कहा, अभी तक तो सिर्फ खेत में पाँव रखा था, लेकिन अब इस खेत को भी हड़पूंगा। चल जल्दी से अपने खेत के सारे कागजात मेरे हवाले कर दे और ये खेत मेरे नाम कर दे, वरना ये बंदूक देख रहा है ना, गोली आगे से मारूंगा और निकलेगी पीछे से। जगदीश ये सब सुनकर बहुत गुस्सा हो गया। तुझे बोला ना कि किसी और को जाकर डराना। मैं इन सब छोटे मोटे बंदूकों से नहीं डरता। और तू क्या कह रहा था कि ये जमीन मैं तेरे हवाले कर दूं? मैं मर जाऊंगा, लेकिन ये जमीन नहीं दूंगा, इसलिए भलाई इसी में ही है कि यहाँ से निकल जा। जमीन तो तुझे देना होगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि तू मुझे नहीं जानता। मैं इस गांव का सबसे बड़े जमींदार नील सिंह चड्ढा हूँ। तू नील सिंह चड्ढा नहीं, नील सिंह चड्डी है। चल निकल यहाँ से। ये सुनते ही नील सिंह चड्ढा का खून खौल गया और उसने अपनी बंदूक निकाली, फिर सीधा सारी गोलियां जगदीश के माथे में भर दी। जगदीश उसी वक्त मर गया। नील सिंह चड्ढा ने सोचा, बहुत उछल रहा था, मर गया साला, लेकिन अब इसे गाड़ूं कहां पर, क्योंकि अगर किसी ने लाश को देख लिया तो मैं फंस जाऊंगा। नील सिंह चड्ढा के दिमाग में बहुत खुरापाती उपाय आता है। उसने जगदीश की लाश को उसी खेत में गाड़ने का सोचा। वो तुरंत अपनी गाड़ी से एक कुदाली लाता है, फिर कुदाली से खेत में गड्ढा करता है और बेचारे जगदीश को उसी खेत में गाड़ देता है। लेकिन नील सिंह चड्ढा ने जगदीश को मारकर बहुत बड़े मुसीबत मोल ले ली थी। जगदीश का एक छोटा सा बेटा भी था, जिसका नाम था सत्तू। सत्तू बस 5 साल का था। उस मासूम बच्चे को जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक गुंडे जमींदार ने उसके बेगुनाह बाप को सिर्फ एक जमीन के लिए मार दिया है और उसी जमीन में गाड़ दिया है। सत्तू को खिलाने वाला उसके बाप के अलावा और कोई नहीं था, जिसकी वजह से सत्तू कुछ ही दिन में भूख के मारे तड़प तड़प कर लुढ़क गया। लेकिन सत्तू की ये मौत जमींदार नील सिंह चड्ढा को बहुत भारी पड़ने वाली थी, क्योंकि सत्तू की मौत के बाद उसके पापा की आत्मा फिर से जाग गई। भले ही
जगदीश की लाश उसके खेत में दबी हुई थी, लेकिन उसकी आत्मा उस दिन के बाद पूरे खेत में घूमने लगी। और उस दिन के बाद वो वाला सुनसान रास्ता अब सिर्फ सुनसान नहीं बल्कि सुनसान के साथ साथ श्रापित भी हो चुका था। जो भी शाम 7 बजे के बाद उस रास्ते पर दिख जाता था, अगले दिन उस इंसान की लाश उसी खेत के बीच में पड़ी होती थी। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों लोग मरते जा रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद धीरे धीरे लोगों ने उस सुनसान रास्ते पर जाना ही बंद कर दिया था। लेकिन आज तक जगदीश की आत्मा उस खेत में घूम रही है और अपने बदले का इंतजार कर रही है। ये सब सुनकर चांद की फटके हाथ में आ गई। लेकिन अब आगे क्या होगा? क्या चांद अपनी बहन की मौत का बदला ले पाएगा या फिर चांद भी अपनी बहन के पास चला जाएगा? ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिख दो पार्ट 2।